तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है। आज शनिवार का दिन और कहानी रिकॉर्डेड है। इसके बाद आपसे लाइव मुलाकात होगी मंडे को। कल संडे है तो एंजॉय कीजिए आप लोग अपनी छुट्टी। सभी कोशिश करते हैं यही कि इस संडे को कुछ ना हो, सब कुछ ठीक रहे, तो हम लोग भी अपनी छुट्टी मना लेंगे। आज की कहानी सरहद पार से है। ये पाकिस्तान के सबसे बड़े सीरियल किलर की कहानी है, लेकिन इस कहानी के साथ जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं वो ऐसा लगता है कि किसी बॉलीवुड फिल्म की कहानी है। एक शख्स पुलिस स्टेशन पहुंचता है और जाने के बाद कहता है कि मुझे गिरफ्तार करो। पुलिस वाला पूछता है क्यों? तो कहता है मैंने 100 बच्चों का कत्ल किया है। पुलिस वाला उसको फिर ध्यान से देखता है, उसे लगता है कि पता नहीं ये कुछ ड्रग्स लिया है इसने या क्या किया है। तो वो हंसता है और उसको कहता है कि ज़्यादा मेरा मूड मत ख़राब कर, वापस जा। वो कहता है मैं बहुत सीरियस बता रहा हूँ, मैंने 100 बच्चों का कत्ल किया है और मैं चाहता तो 500 को भी मार सकता था और मेरे पास सबूत भी है, अब चलो तो दिखाऊँ। पुलिस वाले को उसको देख के लगता नहीं है, उसे लगा कि कोई मजाक करने चला है, तो उसको बड़ा बार बार कहता है यहाँ से भाग जा, वो जाने को तैयार नहीं। फिर वो कहता है मैं लॉकअप में बंद कर दूंगा। तो कहता है मैं उसी के लिए आया हूँ, लेकिन वो फिर भी पुलिस वाला मानता नहीं है और आखिर में वो उसको भगा देता है, वो चला जाता है वहाँ से। इस इंसिडेंट के एक हफ्ते के बाद लाहौर पुलिस और एक पाकिस्तान का बहुत ही मशहूर उर्दू डेली न्यूज़पेपर है जंग के एडिटर को एक लेटर मिलता है और लाहौर पुलिस को। लेटर लिखने वाले ने ये लिखा था कि उसने लाहौर में 100 बच्चों का कत्ल किया है और वो पुलिस के पास गया था सरेंडर करने, लेकिन पुलिस वालों ने उसे भगा दिया और उसके पास सबूत भी है। उसने सिर्फ पुलिस को यकीन दिलाने के लिए कुछ बच्चों की लाशों के जो हिस्से हैं वो अभी भी रखा हुआ है एक तय जगह पर, एड्रेस है, और वहाँ पे बाकी उसके कपड़े भी हैं, जूते भी हैं, फोटोग्राफ्स भी हैं, सब कुछ है। तो आप देख लो, आपको यकीन हो जाएगा। और मैं जो है अब चूँकि पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया तो मैं जा रहा हूँ रावी नदी में कूद कर अपनी जान देने के लिए। लेटर आता है, लाहौर पुलिस देखती है। लाहौर पुलिस के सीनियर अफसर भी उस लेटर को सीरियसली नहीं लेते, उनको लगता है कोई पागल है, कोई मजाक कर रहा है। लेकिन जंग न्यूज़पेपर के एडिटर इस लेटर को बहुत सीरियसली लेता है। वो कहते हैं कि इस लेटर में जो पता है कम से कम चलो उसको एक बार देख लेते हैं। तो अपने एक रिपोर्टर को, वो जाहिर सी बात है वो शायद कोई क्राइम रिपोर्टर ही होगा, उसको स्पॉट पे भेजते हैं जो लेटर में जगह थी, शाद बाग करके कोई जगह है लाहौर में। तो वो रिपोर्टर वहाँ जाता है बताए हुए पते पे। एक अलग सा घर था वो, मतलब वहाँ कोई रहता नहीं था, ऐसा लगता था किसी ने यूँ खरीद कर डाल रखा है। आसपास सन्नाटा। घर के अंदर दाखिल होता है। तो जब वो दाखिल होता है घर के अंदर तो पहली चीज़ देखता है कि घर की दीवार पे खून के निशान है। तो उस रिपोर्टर की हवा ख़राब होती है। उसे एहसास होता है कि जो खत में लिखा है अगर वो सच है और ये वही जगह है तो वो कोई भी होगा उसके दिमाग में एक अजीब सी चीज़ चलती है कि आप वहाँ पर खड़े हैं जहाँ इतने बच्चों को मारा गया। दीवार से जब नज़र हटती है तो फिर देखता है कि अंदर 2-3 थैले हैं। उन थैलों को निकालता है तो उसमें छोटे छोटे बच्चों के और बड़े बच्चों के कपड़े थे। एक थैले में जूते थे, एक थैले में एक डायरी थी जिसमें कुछ बच्चों के नाम लिखे हुए थे, कुछ के फोटोग्राफ्स थे। जब ये सारी चीज़ देखता है फिर वो बाहर आता है तो अचानक उसके बाहर 2 ड्रम पे नज़र पड़ती है। उस ड्रम से अजीब सी स्मेल आ रही थी। उस ड्रम में एसिड था और उस ड्रम के अंदर कुछ बच्चों की लाशों के कुछ हिस्से भी थे जो गले हुए थे। रिपोर्टर बदआवाज़ भाग के आता है, अपने एडिटर को बताता है कि ये जो लेटर में लिखा है और वहाँ खून के निशान से लेके बच्चों के कपड़े, तस्वीरें, डायरी, ये इस बात की गवाही दे रही हैं कि वो सच कह रहा है। जंग इस लेटर और अपने रिपोर्टर की जो वहाँ पे उसने देखा, इन सब चीज़ों को उस दिन अखबार में छाप भी देता है और साथ में पुलिस को इन्फॉर्म करता है कि जो उसने लेटर दिया है उस लेटर की कही भी बात सच है। अब लाहौर पुलिस की हवा ख़राब होती है। 2 चीज़ें थी, एक वो लेटर पुलिस को भी गई, एक लेटर वो न्यूज़पेपर को भी गया। न्यूज़पेपर ने अपना फ़र्ज़ निभाया, पुलिस ने उसको नज़रअंदाज कर दिया। दूसरी, वो कातिल खुद पुलिस के पास चल कर आया था, पुलिस वालों ने गिरफ्तार करने की बजाय उसे पागल समझ के भगा दिया। अब ये चीज़ें आई और अचानक जब अखबार में खबर छपी अगले दिन हड़कंप मची। फ़ौरन आला अफसरों की मीटिंग हुई, लाहौर पुलिस की एक टीम बनाई गई और अब इस कातिल को ढूंढने की कवायद शुरू हुई। उस खत से एक ये भी था कि उसने रावी नदी में कूद के जान दे दी। तो पूरे रावी नदी के आसपास के एरिया में जाल बिछाकर जो लाश थी, बाकी चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें तलाश करनी शुरू की गई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई लाश मिली नहीं। फिर पुलिस को लगा कि शायद उसने पुलिस को गुमराह करने के लिए झूठ बोला। कहते हैं कि पाकिस्तान के इतिहास में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी कातिल को ढूंढने के लिए जो सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चला है वो इसके लिए चला था। बहुत बड़ी पुलिस की टीम हर जगह भेजा गया, जहाँ पे फिर इस लेटर के ज़रिए इसने अपना नाम लिखा था। नाम था जावेद इकबाल। जावेद इकबाल के बारे में पता किया गया तो पता चला कि जिस घर में वो अलग रहता था, 4 लड़कों के साथ रहता था, उन लड़कों को उठाया गया
तो उन लड़कों से जब पूछताछ की गई तो उसने कहा कि हाँ, ये जो खत में लिखा है सही लिखा है, ये बच्चों को मारता था। उसकी फैमिली से पता किया गया तो फैमिली ने कहा कि हमने उससे ऑलरेडी किनारा कर लिया है। हैरानी की बात ये थी कि जावेद इकबाल बहुत ही अच्छी और अमीर फैमिली से था। इसके पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन, ये खुद इसने अपना बिजनेस चलाया था। लाहौर के जो पॉश एरिया है वहाँ पे अपना एक विला लेके उसमें रहता था। तो अब फैमिली का भी जब आना शुरू हुआ, इसका बैकग्राउंड आना शुरू हुआ, यहाँ तो मीडिया में लगातार खबर चल रही है, बच्चों की लाशें गिनी जा रही हैं, कौन कब गायब हुआ, गिनती की गई कि हाँ लगातार बहुत सारे बच्चे गायब हुए, खासतौर पर गरीब घर के बच्चे। तो बड़े पैमाने पे उसकी तलाश शुरू हो गई। पुलिस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और खुद को कोस भी रही है पुलिस कि जो बंदा खुद चल कर आया था हमने उसको पकड़ा नहीं, और अब उसके लिए दिन रात भागा फिर रहे। कोशिश जारी थी लेकिन जावेद इकबाल पुलिस के हाथ नहीं आया। ये खत जावेद इकबाल ने जो जंग और पुलिस को लिखा था, ये दिसंबर 1999 के फर्स्ट वीक में लिखा था, 5 या 6 दिसंबर को। 25 दिन तक तलाश जारी रही, जावेद इकबाल हाथ नहीं आया। 30 दिसंबर 1999, 30 दिसंबर 1999 शाम के करीब 7 बजे थे। लाहौर में न्यूज़पेपर डेली जंग का दफ्तर है, जिसके एड्रेस पे उसने लेटर भेजा था। 7 बजे अचानक उस जंग न्यूज़पेपर के दफ्तर में एक शख्स जिसकी उम्र करीब होगी 38 साल, वो दाखिल होता है। पूछता है एडिटर कहाँ बैठते हैं। बताया जाता है उसको यहाँ पे। वो एडिटर के पास जाता है और एडिटर से हाथ मिलाता है और कहता है कि मेरा नाम जावेद इकबाल है। करीब 25 दिन पहले जो लेटर भेजा था वो मैंने आपको भेजा था। अब जाहिर सी बात है कि एडिटर की भी हवा ख़राब हो गई होगी, क्योंकि कहानियाँ लगातार छप रही थी। फिर वो कहता है कि अपने किसी रिपोर्टर को बुलाइए और मेरा इंटरव्यू लीजिए, मैं अपनी पूरी कहानी सुनाना चाहता हूँ। न्यूज़पेपर के लिए एक बड़ी तो ये थी कि चलो हमारे पास एक्सक्लूसिव है। फ़ौरन रिपोर्टर आते हैं, बातचीत शुरू होती है। बातचीत के बीच में वो कहता है कि जैसे ही मेरा इंटरव्यू ख़त्म हो जाए तब आप आर्मी को कॉल कीजिएगा और आर्मी से कहिएगा कि वो यहाँ आए और मुझे गिरफ्तार करें। पुलिस को मत बुलाइएगा, क्योंकि पुलिस पे मेरा भरोसा नहीं है। इंटरव्यू होता है, वो अपनी पूरी कहानी सुनाता है। इस दौरान मैं न्यूज़पेपर के दफ्तर की तरफ से जो वहाँ के आर्मी के जो भी सबसे नज़दीकी जहाँ पे जो थे उनको कॉल किया गया। आर्मी के जवान के करीब 20 लोग न्यूज़पेपर के दफ्तर आते हैं और इस इंटरव्यू के दौरान ही जो लगभग हो चुका था, एडिटर के पास पहुँचते हैं। एडिटर बताता है कि ये है जावेद इकबाल। आर्मी के लोग उसको अरेस्ट करते हैं और ले जाते हैं। पहले आर्मी पूछताछ करती है, वो अपनी सारी बातें मानता है, फिर उसको लाहौर पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। इसके बाद अब वो पूरी कहानी अपना जो उसने सुनाया अखबार के दफ्तर में बैठकर वही चीज़ें पुलिस को बताता है। तो अखबार में जो खबर छपी, जिसका इंटरव्यू छपा, पूरी कहानी यूँ थी कि लाहौर के एक अच्छे परिवार से लड़का था, अमीर घराने से था, अच्छे कॉलेज स्कूल में वहाँ पढ़ा। जब ये 17 साल की उम्र का था तब किसी पड़ोसी ने इसके ऊपर किसी बच्चे के साथ कुछ अजीब हरकत करने का इल्ज़ाम लगाया। पुलिस इसको उठा कर ले गई। इसका कहना था कि उस पड़ोसी ने मुझे झूठा फंसाया था और मैं उस क्राइम में शामिल नहीं था। इसको ले जाने के बाद पुलिस इसे बहुत मारती पीटती है और इसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। इसकी माँ जो है उससे बहुत प्यार करती थी, तो माँ अक्सर पुलिस स्टेशन आती थी और मिलती थी। फिर उसको जेल भेज दिया गया, जेल भी जाती थी। तो जब भी माँ आती थी हमेशा रोती थी। तो इसका कहना था कि मैं अपनी माँ को रोते हुए देखता था तो मुझे बड़ा अफसोस होता था। और इसी दौरान फिर कुछ वक्त के बाद माँ की मौत हो गई, शायद इस सदमे से, बाकी चीज़ों से। तब इसने एक कसम खाई और इसने कसम ये खाई कि मैं पाकिस्तान की ऐसी 100 माँओं को जब तक नहीं रुलाऊंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और 100 माँओं को रुलाने का मतलब है कि उनके 100 बच्चों का कत्ल करूंगा। और इसने 100 की कसम खाई, जेल से बाहर आया। अब इसने अपने कसम पूरा करने का सिलसिला शुरू किया। सबसे पहले, चूँकि माँओं को अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार होता है, छोटे बच्चों से ज़्यादा, तो ये सब इसके दिमाग में पहले से प्लान हो चुका था। ये आता है, अच्छे घराने से था, पैसे वाला, पर किन बच्चों को मारे, कैसे उठाए। तो पहला काम जो इसने किया, इसने लाहौर के उस इलाके में एक वीडियो पार्लर खोला और वहाँ पे सारे उस वक्त जो वीडियो गेम का बड़ा चलन था ये। और ये बात है करीब 96-7-8 की। तो उसने वीडियो पार्लर खोला, वहाँ बच्चे ही ज़्यादातर गेम खेलने आते थे। तो जो छोटे बच्चे होते थे जो गेम खेलने आते थे, तो बीच बीच में क्या करता था कि ये कई बार रेट कम कर देता था, बच्चे खुश हो जाते थे, लेकिन उनको हाथ नहीं लगाता था ये कुछ। ये उस वीडियो पार्लर में ही अपना ही एक गेम खेलता था। गेम ये खेलता था कि जब बच्चे देखता था कि बहुत सारे गेम खेल रहे हैं तो एक 100 का नोट ज़मीन पे गिरा देता था। उसके बाद ये दूर से बैठकर बस देखता था कि इस पैसे को कौन उठा रहा है।
जो बच्चा उठाता था जाहिर सी बात है चुपचाप से जेब में रख लेता था, बताता नहीं था किसका है, ये पकड़ लेता था। उसके बाद ये कहता था कि 100 का नोट यहाँ पे गिरा है, किसी ने उठाया, सारे बच्चे मना कर देते थे। फिर ये कहता था तलाशी लेंगे, और इसे मालूम है चूँकि इसने देख रखा है जेब में रखते हुए। तो जिस बच्चे के नोट जेब से निकलता था ये उसको उसी वीडियो पार्लर के अंदर एक दूसरा कमरा वहाँ ले जाता था, इसके साथ उल जुलूल हरकत करता था और फिर वापस उस बच्चे को वो 100 का नोट दे देता था ताकि वो कुछ कहे नहीं, और बच्चा चला जाता था। यहाँ से इसने शुरुआत की, लेकिन फिर लगा कि इनको मारने से ये कि यहाँ पे जो बच्चे आ रहे हैं सारे आसपास के अच्छे घरों के बच्चे हैं, तो शायद वो अपनी कसम पूरा करने से पहले पकड़ा जा सकता है। तो इसने ये आइडिया छोड़ दिया। इस बीच में क्या हुआ कि वीडियो गेम की वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे थे वहाँ पे, तो माँ बाप और पड़ोसी भी थोड़े वो हो गए, तो अपने बच्चों को उन्होंने भेजना बंद कर दिया। तो इसका वीडियो पार्लर का फिर धंधा नहीं चला, इसने वो छोड़ दिया। फिर इसने एक उसी को बंद करके एक एक्वेरियम खोला, रंगीन मछलियाँ छोटी छोटी ये, और ये भी इसलिए कि बच्चे यहाँ ज़्यादा देखने आए, क्योंकि उसके निशाने पे बच्चे थे। वो चलाया, वहाँ पे भी बच्चों के साथ यही गेम करता, 100 रुपये गिराता। लेकिन फिर उसे लगा कि इसमें खतरा है, लेकिन वहाँ कुछ बच्चे ऐसे आए जो बेहद गरीब घर के थे, उनको इसने अपना शिकार बनाया। वहाँ से उनको ले गया एक दूर में, इसका एक और इसने छोटा सा एक बेवान जगह पे खाली घर टाइप का था, तो ये बच्चों के साथ गलत हरकत करता, वहाँ ले जाता, और उस कमरे में जहाँ से उसके बाकी सारे सामान बरामद हुए थे लेटर के बाद, एक लोहे का चेन होता, उस लोहे के चेन से ये बच्चे का गला घोटता, लाश के टुकड़े करता, उसके बाद ड्रम में एसिड रखता और उसमें सारे टुकड़े डाल देता, जो बचता उसको निकालता और फिर ले जाकर वहीं रावी नदी में बहा देता। ये सिलसिला शुरू हुआ। इसके बाद फिर इसने एक्वेरियम की दुकान भी बंद कर दी। अब इसने उन बच्चों को निशाना बनाना शुरू किया जो लाहौर की सड़कों पे या तो घर से भाग कर दूसरे शहर से आए थे, गरीब थे, यतीम थे, उनको एक एक कर उठा के ले जाता, सेम लोहे के चेन से गला घोटता, टुकड़े करता और फिर लाश को डुबोता तेजाब में और फिर बहा देता। ये सिलसिला चलता रहा और करीब 100। और ये एक चीज़ और करता, हर बच्चे को मारने के बाद ये डायरी में बाकायदा उस बच्चे से उसका नाम पूछता, नाम लिखता, उसकी उम्र लिखता और सीरियल नंबर भी डालता कि किस नंबर का शिकार किया उसने। कुछ बच्चों के वो फोटोग्राफ्स भी जो है खींच के रखता अपने पास, और वो सारी चीज़ें डायरी के अंदर मेंटेन करता। चूँकि ज़्यादातर बच्चे बाहर से आए थे, भाग कर आए थे और गरीब थे, तो इतनी सारी चीज़ें हुई नहीं। मिसिंग की रिपोर्ट माँ बाप ने लिखाई, पुलिस ने वहाँ पे ध्यान नहीं दिया, तो ये सिलसिला चलता रहा। जब 100 कत्ल हो गए तब ये पहली बार जब इसने डायरी देखी कि ये 100वां शिकार है, 100 कत्ल करने के बाद ये पुलिस के पास पहुँचा था। पुलिस के पास जाने से पहले इसने ये किया कि जो आखिरी इसने 5-10 कत्ल किए थे, उनके बच्चों को जब इसने एसिड के ड्रम में डाला था तो उसकी चीज़ें निकाल कर नदी में नहीं बहाई, बल्कि उसको उसी ने छोड़ दिया, ये सोच कर कि ये प्रूफ है। पुलिस कहेगी कि अगर तुम इतने मारे तो कहाँ है लाशें, इसने तो सारी बहा दी, वो मिलेंगी नहीं, लेकिन कुछ मिल सकती हैं। तो 5-10 के जो हिस्से थे अंक, वो उसने उस ड्रम में डाल के छोड़ दिया था ताकि पुलिस आए तो ये प्रूफ के तौर पे हो कि हाँ मैंने कत्ल किया है। 100 की गिनती पूरी होते ही ये पुलिस के पास पहुँचता है, जो मैंने आपको शुरू में बताया। पुलिस वाले यकीन नहीं करते हैं, फिर ये अखबार के एडिटर को लेटर लिखता है, फिर भी पुलिस इसे नहीं पकड़ पाती है। फिर यह खुद 30 दिसंबर 1999 को जंग न्यूज़पेपर के दफ्तर पहुंचता है और इंटरव्यू देता है। आर्मी के आती है और इसे उठाकर ले जाती है। अब इसके बाद पाकिस्तान में जब इसकी कहानी आती है, हो हल्ला शुरू हो जाता है। 100 बच्चों का कातिल, मतलब सोच से परे की चीज़, जिस तरीके से मौत दी उसने। वो लोहे की जंजीर की भी तस्वीरें आई, उस ड्रम की भी आई जिसमें एसिड है, बच्चों की तस्वीरें थी, कपड़े थे, मोजे थे, जूते थे, सब चीज़ इसने संभाल कर रखा था सबूत के तौर पर। फिर इसने पुलिस को जो बयान दिया, उसने ये कहा कि मैं चाहता तो 500 बच्चों को मार सकता था और तब भी पुलिस मुझे नहीं पकड़ती। जैसे अभी मैं 100 कत्ल कर चुका हूँ और पुलिस ने मुझे नहीं पकड़ा, ये तो मैंने खुद सरेंडर किया। तो पूछा गया कि तुमने फिर 100 से ज़्यादा क्यों नहीं मारा, 100 में ही क्यों रुक गए? तो उसने कहा कि मैंने जेल में कसम खाई थी अपनी माँ को सामने रखकर कि मैं 100 माँओं को रुलाऊंगा और तब मेरा बदला पूरा होगा। तो इसलिए 100 बच्चों को मारने के बाद मेरी कसम पूरी हो गई थी, तो मुझे लगा कि अब आगे कुछ किसी और को नहीं मारूंगा, इसीलिए मैं 100 पे रुक गया। रोंगटे खड़े कर देने वाली पूरी कहानी थी। मीडिया ट्रायल शुरू हुआ, इसको कोट लखपत जेल में भेजा गया। उसी कोट लखपत जेल में जो बहुत ही मतलब हम लोगों के लिए बदनाम भी है, हमारे जो हिंदुस्तानी जासूस या फिर बाकी जो फौजी थे, उनको वहाँ बहुत टॉर्चर किया जाता है। सरबजीत की मौत वहीं भी थी। तो कहते हैं कि पाकिस्तान जेल में जब ये था, और पाकिस्तान के जेल के जो पाकिस्तानी कैदी थे, जब उन्होंने भी इसके किस्से सुने तो उनको इतना गुस्सा आया कि जब मौका मिलता था तो इसको पीट देते थे। इसके साथ इसका एक और भी साथी था, दोस्त था, जिसको पुलिस ने पकड़ा था। 4 लड़के थे जो कमरे में थे, जो उसकी मदद करते थे लड़के को लाने ले जाने या लाश निपटाने में।
एक को तो जब पुलिस ने उठाया था तो वो पुलिस स्टेशन में ही विंडो से कूद के उसने सुसाइड कर लिया था। 3 और थे इसके समेत, ये सब पकड़े गए थे। बट 2 लोगों को पूरे मुकदमे की कार्रवाई के बाद, एक जज थे वहाँ के, अल्लाह बख्श उनका नाम, जब उन्होंने पूरे मुकदमे की कार्रवाई सुनी तो कहते हैं कि हर दिन जब मुकदमा शुरू होता था और गिनतियाँ और मौत के तरीक़ों को बताया जाता था तो अल्लाह बख्श जज जो थे उनके चेहरे पे एक अजीब सी बेचैनी आ जाती थी। और आखिरकार उन्होंने अपना फैसला सुनाया और उस फैसले में जो कहा वो पाकिस्तान के इतिहास में कभी कोई दूसरा ऐसा किसी जज ने ऐसा फैसला नहीं पढ़ा। लिखा कि तुमने जो किया है तो कायदे से तुम्हें जो सज़ा दी जा रही है वो ये कि 100 बार तुम्हें फांसी पर लटकाया जाए। मतलब एक बार फांसी दी जाए, मर गए, लेकिन उसके बाद 99 बार और लटकाए, क्योंकि तुमने 100 कत्ल किए। 100 बार फांसी पर लटकाने के बाद जब नीचे उतारा जाए तो तुम्हारे जिस्म के 100 टुकड़े किए जाए और उन 100 के 100 टुकड़ों को तेज़ाब के ड्रम में डाला जाए। तुम्हारी सज़ा यही है। अब एक जज का फैसला ऐसा है तो जाहिर सी बात है कि आपको उसको अमल तो करना पड़ेगा। और पाकिस्तान में इस तरह का ये अजीब एक फ़ैसला था। अब इस फैसले को लेकर पूरे पाकिस्तान की मीडिया में हड़कंप मच गया। जो विदेशी मीडिया है, यूरोप, अमेरिका, ब्रिटेन, यहाँ से सब इन लोगों की इस फैसले पर नज़र पड़ी। BBC ने इस पर पूरा, और जो ह्यूमन राइट के और जितने ऑर्गेनाइजेशन हैं उन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है, ये तो जंगल राज है, किसी को इस तरीके से सज़ा नहीं दी जा सकती। तब पाकिस्तान सरकार हरकत में आई और पाकिस्तानी सरकार को स्टेटमेंट देना पड़ा कि जज साहब ने जज्बात में ऐसे फैसले लिखे हैं, लेकिन एक सभ्य और शरीफ समाज में इसके लिए कोई गुंजाइश, कोई जगह नहीं है, तो ऐसे नहीं दिया जाएगा। हाँ, उसको फांसी की सज़ा होगी, सज़ाए मौत होगी, लेकिन जैसे आम लोगों को फांसी दी जाती है वैसी होगी। तो जो जज का हुक्म था, जाहिर सी बात है उसको फिर रूल आउट कर दिया गया और फांसी की सज़ा दी गई। अक्टूबर 2001 में फांसी देनी थी, शायद 10 अक्टूबर के बाद, लेकिन 8 अक्टूबर को ये 2 लोग जेल में बंद थे। फिर इनको जब पिटाई हुई थी तो अलग सेल में रखा गया था। जावेद इकबाल और उसका जो दूसरा साथी था उसका नाम था साजिद अहमद। फांसी से कुछ दिन पहले कोट लखपत जेल के अंदर 8 अक्टूबर 2001 को जावेद इकबाल और साजिद अहमद, इन दोनों की लाशें उनकी सेल में मिलती हैं। गले में फंदा था और ये भी कहते हैं जिस्म नीला पड़ गया था, शायद जहर दिया गया हो। इनकी लाशें बाहर आने के बाद हालांकि जेल के स्टाफ सस्पेंड हुए, इंक्वायरी बैठी और उसमें ये इंक्वायरी में लास्ट में कहा गया कि इन दोनों ने खुदकुशी कर ली। लेकिन जो वहाँ के चश्मदीद हैं और जो वहाँ की मीडिया की रिपोर्ट आई थी वो ये थी कि इन दोनों को एक्चुअली कोट लखपत जेल के जेल स्टाफ की मिली भगत से कैदियों ने मार डाला था। तो फांसी से पहले फांसी का फंदा चढ़ा, शायद जहर भी दिया गया, लेकिन कानूनी मौत नहीं हुई, इसको खुदकुशी का नाम दिया गया। पाकिस्तान के इतिहास में ऐसी कहानी, ऐसा सीरियल किलर जिसने 100 बच्चों को मारा है, इसकी कोई दूसरी मिसाल अभी तक सामने नहीं आती है। जावेद इकबाल, अगर आप इसकी तस्वीर टीजर में भी शायद आपको देखने को मिले, इसको लेके जब ये पूरी फांसी हुई है, बाकी चीज़ें हुई, तो पाकिस्तान में एक बहस भी छिड़ी, जो हमारे यहाँ कई हिंदी फिल्मों में भी होती है कि इंसाफ नहीं मिला, पुलिस ने नाइंसाफ़ी की, पुलिस ने टॉर्चर किया, तो इसलिए उसने गुनाह का रास्ता थाम लिया। उसने अपने पूरे इंटरव्यू में यही कहा था कि पाकिस्तानी पुलिस पर उसका भरोसा नहीं है। जिस तरीके से उसे गलत इल्ज़ाम में फंसाया गया, उसे मारा गया, पीटा गया, टॉर्चर किया गया, उसकी माँ गुहार लगाती रही, दहाड़ती रही, जेल आती रही, किसी ने रहम नहीं किया, और इसीलिए अपनी माँ के आंसुओं का बदला लेने के लिए उसने 100 माँ की गोद उजाड़ दी। ये उसकी दलील है। लेकिन यहाँ पर सवाल यही है कि कई बार कई लोगों के साथ जुल्म, नाइंसाफ़ी, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन क्या उसके लिए फिर कोई इस हद तक जा सकता है? जाहिर सी बात है नहीं, इसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। उन 100 बच्चों के माँ बाप पे क्या गुजरी होगी इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे ये 2 चीज़ें हैं कि एक, उसने जो कसम खाई थी 100, वो 100 पे ही रुका। 100 के बाद उसने खुद कसम खाई थी कि अपने आप को सरेंडर करेगा, पुलिस के पास पहुँचा, लेकिन पाकिस्तानी पुलिस ने उस पर यकीन ही नहीं किया। और आप सोचिए उस पुलिस अफसर के बारे में जिसके पास ये पहली बार गया था और कहा था कि मैं 100 बच्चों को मार के आया हूँ और तुम चलो और सबूत भी देख लो, मुझे अरेस्ट करो, और उसने अरेस्ट नहीं किया। आगे उसकी क्या हालत हुई होगी कि उसकी लाइफ में प्रोफेशनली ये कितनी बड़ी गलती होगी। इससे एक सबक ये भी मिलता है कि अगर कोई कुछ कहे तो बिना सोचे समझे इनकार नहीं कर देना चाहिए कि चलो ये बकवास कर रहा है। एक बार क्रॉस चेक करें तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ सकती हैं। तो ये थी कहानी पाकिस्तान के सबसे बड़े सीरियल किलर जावेद इकबाल की, जिसके बारे में एक पहली बार अनोखा फैसला जज ने दिया और कहा कि 100 बार फांसी दो, 100 टुकड़े करो, फिर तेज़ाब में डालो, लेकिन वो चीज़ें हुई नहीं। और आज भी जावेद इकबाल के नाम पे लाहौर में कहते हैं कि लोगों को एक दहशत सी, एक वहशत सी होती है जब उसका नाम आता है, ख़ासतौर पर वहाँ जहाँ पे बच्चे हैं। तो कई दुनिया के ऐसे अजीब सीरियल किलर हैं और उनकी अजीब अजीब कहानियाँ हैं। ये पाकिस्तान में रिसर्च कर रहा था कुछ, तो वहाँ से मिली, तो मैंने कहा अब तक ले आऊँ। अब मंडे को मुलाकात होगी। मंडे को आप लोगों के बहुत सारे सवाल भी हैं, बहुत सारी चीज़ें भी हैं, उन 9 को भी लेकर हैं, तो वो सब मैं लेकर आऊँगा, नोट करके आऊँगा।
लाइव बैठेंगे, बातें करेंगे। तो मंडे मुलाकात होगी। संडे अच्छे से रहें और संडे एंजॉय कीजिए। पूरी क्राइम तक फैमिली जो है वो अच्छी रहे और खुश रहे, यही दुआ है। तो थैंक यू वेरी मच।